हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का बी है, ठीक ना। हम लोगों की जो 10th की मैथ चल रही थी उसमें एक्सरसाइज नंबर पहले की बी, ए को तो हमने समाप्त कर दिया ना पीछे की क्लास में। अब बी शुरू होगी और बी को ना कोशिश करेंगे कि आज ही समाप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले की बी एक्सरसाइज जो क्लास 10th की, देखो इसमें से ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे प्रूफ करना होता कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय को समझते हैं। मतलब परिमेय कहने का मतलब ये होता है ना कि जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। परिमेय, परिमेय का मतलब क्या हो गया कि जिसको p बाई क्यू रूप, भिन्न का मतलब क्या होगा कि भिन्न में एक अंश होगा और एक हर होगा। तो जिसको हम ना एक अंश और एक हर के रूप में लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक। और जिसको हम p बाई क्यू रूप में नहीं लिख सके, जैसे हम कोई संख्या ले लिए और उसको हम p बाई क्यू रूप में नहीं लिख पाए, तो इसको हम लोग कहते हैं ना कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और p बाई क्यू रूप और p बाई क्यू नॉट रूप, ये जो होता है ना, यहाँ पे चीज़ें जो डिस्क्राइब करनी है ये होना चाहिए ना। वैसे तो हम हर एक संख्या को p बाई क्यू रूप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे p भी एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, और साथ ही साथ ये हमारा जो q हो ना ये भी हो, लेकिन q की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक। q इज नॉट इक्वल टू, कभी भी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है ना। जो हमारा नोमिनेटर है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब यही समझते हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्ण रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हमें दे दिया कड़ी में 2, तो कड़ी में 2/1 लिख देंगे, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये यहाँ पे अगर 2 होता ना तो पूरा, आप चलो इसको 2 बनाते हैं, तो 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल कर देते हैं। √2 का हम √2 का ऊपर कर देंगे मल्टीपल और √2 का नीचे मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझिए √2 बाई √2 का हम क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीपल कर देते हैं। और जब इसका मल्टीपल करेंगे ना तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 यानी 2 हो गया, और कड़ी में 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 कड़ी में 2 आएगा, कड़ी में 2 1 कम कड़ी में 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो क्या था कि ऊपर कड़ी थी, यहाँ पे देखिए ऊपर कड़ी थी, लेकिन अब क्या हो गया, नीचे कड़ी आ गई, मतलब पूर्ण संख्या हो ही नहीं रही है। और जब पूर्ण संख्या दोनों नहीं हो पा रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये जो संख्या है ना ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू रूप और जहाँ p पूर्णांक संख्या हो, ये कॉन्सेप्ट लग नहीं पा रहा है, ठीक। अब जो अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होने का मतलब क्या है कि ये संख्याएं p बाई क्यू रूप में नहीं लिखी जा सकती, और यही हमें प्रूव करना होता है। जैसे ना अब हम पहले सवाल की तरफ आते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन है ना वही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं ताकि ना हमारा पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाएंगे, इसलिए दूसरे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, ठीक, उसको में क्या दे रहा है कि वो पूछ रहा है कि क्या कड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यही चीज वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि आप इसको प्रूफ करिए, प्रूव दैट जो √5 की वैल्यू है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम p बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम अगर p बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक। हम एक कल्पना करेंगे कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के ही बराबर आती है। अगर ये परिमेय संख्या है ना तो जो साइड में संख्याएं आएंगी वो भी परिमेय संख्या होंगी। तो अब इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कड़ी में 5 यदि परिमेय संख्या है तो इसका मान परिमेय संख्या के रूप में आएगा। मतलब हम इसको मान ले रहे हैं ना कि लेटर सॉल्व करने के लिए यही करना पड़ेगा कि माना कड़ी में 5, ठीक, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अगर मानते हैं ना मतलब कड़ी में 5 को हम क्या p बाई क्यू रूप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हम मानेंगे पहले, और इसको मानने के बाद अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा ना
तो ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्ब करेंगे, एक ऐसे मैथमेटिक्स के किसी न किसी रूल को ब्रेक करेंगे जिसकी वजह से हम कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। p बाई क्यू क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ p और q दोनों को हमने क्या मान लिया कि पूर्णांक संख्या मानते हैं, पूर्णांक संख्या मान लिए, और साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके अलावा एक चीज और मानते हैं कि इन दोनों का, p तथा q दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों का कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे छोटी वाली परिमेय संख्या, सबसे छोटका वाली, ठीक है ना, सबसे छोटी परिमेय संख्या हमने माना इसको। जैसे ना अब देखो, परिमेय संख्या अगर मान रहे हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको सवाल को एकदम सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे ना आगे चल के हम उससे बड़ी मदद मिलेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ये मानना क्यों जरूरी है? जैसे अगर हम मान लेते हैं ना कि 6/4, और इसका जो सबसे सिंपल रूल होगा वो 3/2। अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये p बाई क्यू रूप है, ये क्या है? p/q रूप तो है, और ये भी p/q रूप है, भिन्न है। ये देखो अंश है, हर है, p भी है, q भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर खोजें ना, इन दोनों का यदि फैक्टर करें तो इसका आएगा 2 × 3 और इसका 2 × 2, मतलब दोनों का यदि गुणनखंड करें तो 2 × 3 2 × 2, मतलब 2 दोनों में आएगा। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। तो ये नहीं मानना, ये वाला मानना ही नहीं है। कहने का यही अभिप्राय है कि हमने इसको माना है √5 को p बाई क्यू, लेकिन ये कौन सा p बाई क्यू है? 3/2, जिसमें कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिले, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देखना यही लाइन जो है ना लास्ट में इनको गलत सिद्ध करेगी। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब √5 इज इक्वल टू क्या है हमारा? p बाई क्यू। हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सुनो, ये सवाल ना एनसीईआरटी में या दिया हुआ है और एग्जाम में बहुत पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या कड़ी में 5 जो है अपरिमेय है, कड़ी में 3 अपरिमेय है, कड़ी में 2 अपरिमेय है, कड़ी में 7 अपरिमेय है। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है ना। इस वजह से ना आपको इन सवालों पे ध्यान देना है। ये टेट में भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि खाली आप में पूछा जाएगा, टेट में, भर्ती की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, अब √5 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो कड़ी हट जाएगी, और इस साइड क्या हो गया? p² अगर हम इधर करें तो आएगा क्या? q² बराबर p² 5, ठीक है, q² बराबर p²/5। अब q को हमने क्या माना था? p और q दोनों क्या थे? पूर्णांक संख्या थे ना, ये पूर्ण अंक है, और इसका मान जो है ना वो p²/5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए कि जो q² है वो p²/5 के इक्वल है, मतलब ये जो p² की वैल्यू है ना, ये एक ऐसी वैल्यू है जो 5 से कट जा रही है। कोई भी वैल्यू है वो 5 से कट रही है, तभी तो एक पूरी की पूरी पूर्ण संख्या आ रही है। q को हम पूर्णांक संख्या माने ना, पूर्ण अंक माने हैं। और पूर्ण अंक कब आए? जब p² का एक ऐसा मान हो जो 5 से कट जाए। जब 5 से कटेगा तभी तो पूरा का पूरा अंक आएगा, और जब पूरा अंक आ रहा है, हमने q को पूरा अंक माना है और बोला जा रहा है वही कि q² क्या है, यहाँ पूरी तरीके से कट रहा है। ये तभी संभव है जब p² की वैल्यू, ये p² है ना, ये p² की जो वैल्यू है ना ये 5 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। और जब p² की वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो मान लेते हैं ना कि ये 5k टाइम्स जा रहा है। p² की जो वैल्यू है वो 5k के इक्वल है, ठीक है ना, 5k। ये मानना पड़ेगा हमें कि लेटेस्ट हमने क्या मान लिया कि जो p² है ना वो कट रहा है। ये बोल रहा है ना कि ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कब होगा? जब ये p² की वैल्यू 5 से कटी हो, और कितने बार कटी है? k बार कटी है, मान लेते हैं k बार। तो जैसे ना अगर हमने 6 में भाग दिया, देखो इधर थोड़ा सा सिंपल सा, 6 में भाग दिया 2 से, कै बार गया? 3 बार। 3 बार जाएगा और 6 क्या हो गया? कट गया। तो अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 2 × 3 लिख सकते हैं ना,
6 को ही। इसी तरह से पी स्क्वायर है ना, उसमें 5 5 देने पे कट जा रहा है, कई बार कट रहा है। तो जैसे पी स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 5 का, तो कई बार हमने माना है कि के टाइम्स ले जा रहे हैं तो कट जा रहा है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे लिखे थे 6 बराबर क्या लिखे थे, इनका और इनका गुणा, 6 बराबर क्या, भाजक और भागफल का गुणा। तो उसी तरह से अगर हम पी स्क्वायर बराबर लिखें तो क्या, भाजक और भागफल का गुणा, यानी 5 के लिख सकते हैं ना। और वही चीज़ तो हम करेंगे यहाँ पे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना, ठीक है ना। ये देखिए अगर एक कट रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब आगे इसको करेंगे। तो इनमें ना 5 पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है ना, अब देखो 6 कब कटा 2 से, 6 2 से तब कटा जब 6 में 2 निहित था। 6 को हम क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो देखो 3 भी था और 2 भी था, निहित था ना। मतलब पी स्क्वायर में 5 है, पी स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा। पी स्क्वायर का गुणनखंड, पी स्क्वायर में 5 गुणनखंड है, मतलब पी का गुणनखंड 5 होगा, ठीक। अब उसी तरह से देखो P के गुणनखंड में 5 होगा ना, तो अब हम Q का यहाँ पे माने क्या थे, Q स्क्वायर बराबर हमारा क्या माना गया था, 5K, ठीक। अब अगर हम P की जगह 5K रखते हैं तो हो क्या जाएगा, P की जगह अगर हमने P की जगह 5K रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 5K और इसका हो जाएगा 5K स्क्वायर बटा 5, नीचे 5 ही है ना। P के बराबर हमने माना है ना कि जो P है वो हमारा 5K के इक्वल है, ठीक है। तो P जब हमारा 5K के इक्वल है तो हम इसको क्या करेंगे, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ना कोई संख्या का अगर वर्ग किसी संख्या से डिविजिबल है, किसी संख्या से कट रहा है, तो वह संख्या भी उससे डिविजिबल होती है। जैसे ना अगर हम कह देना कि 6 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो 6 भी 3 से कट रहा होगा, तभी इसका स्क्वायर 3 से कट रहा है, ठीक है। उसी रूल को फॉलो करके ना यहाँ पे लिखा गया है। अगर यहाँ पे देखें ना कि 6 अगर 3 से कट रहा है तो P बराबर हमने मान लिया कि 5K टाइम्स गया है, ठीक है ना। तो जब हम काटेंगे इसको, अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर बटा 5, और इसको जब काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 5K स्क्वायर, यानी क्या आ गया हमारा जो सवाल आया कि Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5K स्क्वायर, यानी अगर हम K स्क्वायर का मान निकालें तो क्या जाएगा Q स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब K जो आया था ना, यहाँ पे देखें, जैसे ये वाला चीज़ें याद रखिएगा कि जो हमने बताया था ना कि P स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है, तो P भी 5 से कटेगा। अब यहाँ पे हमने K टाइम P को काटा था, तो K एक पूर्णांक संख्या आई थी ना, पूर्ण संख्या आई थी, और K पूर्ण संख्या कब आएगी, जब Q स्क्वायर या Q जो होता है ना, अब Q स्क्वायर यदि 5 से कट रहा है तभी तो यहाँ पे पूरा का पूरा संख्या आएगा। Q स्क्वायर को क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और जब Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मतलब Q का 5 गुणनखंड होगा, 5 का गुणनखंड, Q का 5 गुणनखंड होगा। देखो P में भी 5 गुणनखंड के रूप में आया, Q में भी 5 क्या आया है, गुणनखंड के रूप में आया है। तो हम बोल देंगे ना, अब 5 दोनों में गुणनखंड, P में भी मिला और Q में भी मिला, P में भी मिला और Q में भी मिला। तो जब दोनों में कॉमन मिला है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि अतः 5 जो है P एवं Q दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना था कि दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, और यहाँ पे 5 क्या आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। और जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है मतलब ये है ना कि हमने गलत परिकल्पना किया है, ठीक है ना। अगर हम सही परिकल्पना करते तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं आता। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आके ये बता रहा है ना कि आपने जो शुरुआत में इसको परिमेय संख्या मान लिया है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, नहीं तो आपका सारा का सारा रूल ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक। हमने कहा था ना कि अगर ये हमने गलत माना ना तो गणित का कोई ना कोई ज़रूर रूल ब्रेक होगा। यहाँ वाला रूल ब्रेक हो गया, और रूल जब ब्रेक हुआ ना तो हम लिख देंगे कि यह हमारी गलत अभिकल्पना के कारण आ रहा है। क्या लिखेंगे कि यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण आ रहा है, के कारण आ रहा है, अतः
कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा ही करके ना इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसको अब नोट करना अगर आप चाहें ना तो इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इस फैक्टर को मत देखिएगा, ये केवल समझाने के उद्देश्य से लिखा गया था। ठीक है ना, तो इसको एक बार नोट करिए कि एक बार समझा देते हैं। ठीक है ना, पहले रुक जाइए, एक बार समझाते हैं। क्या दिया गया है कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना ना अपरिमेय प्रूव करना था, ये क्लियर है ना, अपरिमेय ही प्रूव करना था। हमने क्या माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय माने तो उसके बाद परिमेय मानने का मतलब क्या हो गया, पी बाई क्यू रूप है। और पी बाई क्यू रूप मतलब हमने पी और क्यू को एक पूर्णांक संख्या माना, पूर्ण संख्या माना, और क्यू की वैल्यू हमने 0 के इक्वल नहीं दिखाया, मतलब Q की वैल्यू है जो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। और उसके बाद हमने ये ले लिया कि P तथा Q दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। मैंने सबसे छोटी वाली जो भिन्न थी उसको माना था। ठीक है ना, काट पीट के जो सबसे छोटी हो जाए। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर इसको इधर करते हैं 5 को इधर, यानी पी स्क्वायर बाई 5। और पी स्क्वायर यदि 5 से कट रहा है, क्योंकि कटना पक्का है, कटेंगे क्योंकि Q की वैल्यू पूरी की पूरी है और Q तभी पूरा आ सकता है जब ये कट रहे होंगे। ठीक, तो पी स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, तो P भी 5 से कट रहा होगा। और हमने मान लिया है ना कि जो P 5 से कट रहा है वो K बार कट रहा है। ठीक है ना, तो P जब 5 से कट रहा है तो K बार, यानी P की जगह हम क्या रख देंगे, 5K रख देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25K स्क्वायर हो जाएगा। 5 से हम डिविजिबल 5 से काट दिए इसको, यानी 5K स्क्वायर, यानी K स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, Q स्क्वायर बटा 5। अब K की वैल्यू भी एक पूर्ण संख्या थी, और K की वैल्यू अगर पूर्ण संख्या थी ना तो ये तभी पूर्ण संख्या आ सकती है जब Q स्क्वायर 5 से कट रहा होगा। यानी Q स्क्वायर यदि 5 से कट रहा है तो Q भी 5 से कट रहा होगा। और जब Q 5 से कट रहा है मतलब Q के अंदर भी 5 है। एक संख्या जैसे मान लेते हैं 12, 12 किन के कट सकती है, 3 से, 2 से, 4 से, 6 से। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना 12 में फैक्टर में है, 12 में निहित है, स्वयं 12 से, 1 से। ठीक, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अभी वही 9 से काटना होता तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 9 उसमें है ही नहीं, उसका गुणनखंड 9 है ही नहीं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि ये 5 से कट रहा है। कैसे कट सकता है, जब 5 उसमें निहित होगा। ठीक है ना, जैसे 12 6 से कटा, 4 से कटा, क्यों कटा, क्योंकि ये सब 12 वाले में जो था ना 4 6 3 ये सब निहित है गुणनखंड में। उसी तरह अगर ये Q 5 से कट रहा है और पूरी की पूरी संख्या ला रहा है, मतलब ये है ना कि Q में 5 निहित होगा, तो वही दिखाया गया कि Q का 5 गुणनखंड होगा, यहाँ P का 5 गुणनखंड है। दोनों में जब 5 गुणनखंड है मतलब दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। और ये क्या कह रहा था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये गलत हो गया ना। तो ये गलत क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, यही चीज़ नीचे लिख दी जाएगी। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो इसको नोट कर लिया। देखो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आगे के सवाल, अभी एक ही सवाल बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे के सवाल बताते हैं। जैसे अगला सवाल जो दे रहा है वो कह रहा है ना कि अच्छा इस सवाल को रहने देते हैं क्योंकि इसी के आधार पे आप सवालों को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। अब एक एक सवाल इसी के बेस पे खत्म करेंगे ना, कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, और क्या आपको प्रूव करना है कि 3 कड़ी में 3 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है ना, तो हम मानेंगे जैसे इसको माने थे ना कि परिमेय संख्या, और जब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे, देखो इधर ही लगा देते हैं, ठीक ना, रेड कलर से लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, देखो हमने मान लो अभी शुरुआत में क्या करेंगे कि लेट माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद दिखाएंगे कि 3√3 बराबर P बटा Q कर देते हैं, यानी √3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा 3Q। अब सुनो,
जो कड़ी में 3 है ना, अगर उसे हम प्रूफ करेंगे इस तरह से ना, जैसे कड़ी में 5 को माने हैं, फिर ऐसे प्रूफ करते हो स्क्वायर किए, गुणनखंड निकाले, ऐसे एकदम सेम इसी प्रोसेस पे, बशर्ते जहाँ 5 है वहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और इसके इस साइड अगर देखें ना, तो ये एक अंश है, एक हर है, यानी क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। देखो एक साइड क्या है? अपरिमेय संख्या और एक साइड परिमेय संख्या। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहीं पे गलत परिकल्पना कर लिया है। ये दोनों साइड अपरिमेय संख्या है तो सेम होता है, दोनों साइड परिमेय संख्या है तो सही होता है। ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल हो ही नहीं सकती, और ये इक्वल आ रही है। क्यों इक्वल आ रही है? क्योंकि हमने इसी को गलत माना है। अभी इसी को हम लोग अपरिमेय मानते ना, अपरिमेय मानते तो यहाँ पे अपरिमेय आता, जबकि हमने इसको परिमेय माना हुआ है, जिसकी वजह से ये गलती आ रही है। ठीक है, तो लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या माना, 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको करेंगे p/q रूप। कड़ी में 3 को जब यहाँ से 3 को भेजेंगे तो क्या जाएगा कि कड़ी में 3 बराबर p/3q लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जिसका मान एक परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। अतः ये जो गलती हो रही है ये हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रही है, अर्थात 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ, और ये रहा हमारा दूसरा सवाल भी समाप्त, ठीक ना। अच्छा, इसी के आधार पे ये जो लिखा गया है ना, इसके आधार पे अगर आप लोग चाहोगे, ठीक, तो कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 11, इन सब को आप अपरिमेय प्रूफ कर लोगे, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ, और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा अब तेज लगाएंगे ताकि ये खत्म हो जाए, एक ही वीडियो में ये क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो क्या कह रहा है कि अब हमें प्रूफ करना है किसे? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। एक्चुअल में अपरिमेय संख्या ही है, तो हम क्या करेंगे? लेट हम इसको मानेंगे कि 3 + 2 कड़ी में 5, क्या 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। किसको? इसे हमने माना कि एक परिमेय संख्या है, मतलब 3 + 2 कड़ी में 5 क्या हो जाएगा? p/q के बराबर होगा। जैसे हमने पहले को प्रूफ किया था ना, वैसे ही इसको भी करेंगे, बस केवल स्ट्रक्चर बदलेंगे। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 + कड़ी में 5, ये 3 इधर प्लस है, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, यानी p/q - 3। अब 2 को उधर भेजेंगे तो हो क्या जाएगा कि √5 = p/, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2q - 3/2, दोनों भाग देगा ना। और जब भाग दे रहा है तो देखो ये क्या हो रहा है? ये हमारी कौन सी संख्या है? इसको हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसके बराबर क्या आ रहा है कि ये दोनों भिन्न है, इनका यदि मान निकाले ना तो भिन्न वाला आएगा, मतलब इसके बराबर आ रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यही प्रूफ हो रहा है ना यहाँ से अगर देखें तो। लेकिन ये चीज़ गलत है, मैंने कहा ना कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये चीज़ गलत क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे गलती किया है, हमने जो इसे माना है ना परिमेय संख्या, उसी की वजह से गलत। तो यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ पे कि कड़ी में 5 बराबर इतना लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। ये एक हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही लिख देंगे ना, खत्म, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। बस इतना ही आपको लिखना ही है, ठीक है ना। तो अब इसको भी नोट कर लीजिए,
फिर हम अगला सवाल बताएं आपको, ठीक। चलिए अब आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिए क्या है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बोला गया है कि प्रूव दैट कड़ी में 7, ठीक ना, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इन्होंने क्या कहा कि कड़ी में 7 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो जैसे कड़ी में 5 वाला किए थे ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, ठीक है। तो चलो एक बार और करके दिखाते हैं आपको, ताकि आप अन्य चीज़ों को ना प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो अभी देखेंगे क्या क्या दे रहा है कि कड़ी में 7, और इसको हम मान लेते हैं कि माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगा ना, तो कड़ी में 7 किसके बराबर हो जाएगा, P बटा Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी, बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर बराबर अगर हम निकाल दें, ठीक ना। अच्छा परिमेय संख्या माने है ना, तो यहाँ पे ये भी मानेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 और इनका कोई उभयनिष्ठ, जो इसमें हमने कड़ी में 5 माना था ना कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ें भी मानेंगे कि इनका कोई गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं इनके बीच, ठीक। अब इसे यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 7। अब कोई संख्या जिसका स्क्वायर 7 से कट रहा है, ये तभी संख्या, जैसे ना हम मान लेते हैं ना कि 14 का स्क्वायर, और 14 का यदि हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 196, यही आएगा। 4 चौक 16 और 4 4 8, ठीक, और 1 9, और यहाँ पे एक कम एक, हाँ एक 4 कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक। अब 196 7 से डिविजिबल है, मान लेते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 7 से डिविजिबल है, कितने टाइम जाएगा, 28 बार, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ये क्या हो रहा है कि 7 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है जो कि 7 से कट रहा है। तो अगर इसका रूट वैल्यू देखें ना, जो कि 14 है, ये 14 भी 7 से कटेगा। ये रूल है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है ना, तो वह संख्या भी उससे विभाज्य होती है। यानी P स्क्वायर यदि कट करके पूर्णांक संख्या ला रहे हैं, क्योंकि हमने माना हुआ है कि Q एक पूर्ण संख्या है, मतलब P स्क्वायर के बराबर क्या आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा हो, कुछ कट जा रहा हो, पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब ये क्या है ना कि इसमें इसका यदि गुणनखंड करें तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2। देखो इसमें क्या है, 7 निहित है, 7 निहित है, तभी तो कट गया उससे, ठीक है ना। तो वही चीज लिखेंगे कि P का गुणनखंड 7 होगा, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे कि P बराबर 7K, जैसे इसको हम डिवाइड कर रहे थे 28 बार गया ना, तो अगर यहाँ पे P होता तो मान लेते कि K बार गया है, यानी P बराबर क्या आ जाता, 7K। अब इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, तो Q स्क्वायर बराबर हो क्या जाएगा कि 7K का होल स्क्वायर बाई 7, यानी Q स्क्वायर बराबर जब वर्क करेंगे तो 7 7 49, K स्क्वायर बटा 7 काट देंगे 7 टाइम, यानी Q स्क्वायर बराबर 7K स्क्वायर, और K स्क्वायर बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 7, ये इतना आएगा ना, Q स्क्वायर बाई 7। अब यदि K की वैल्यू एक पूर्ण संख्या है, K की वैल्यू क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या ही मानी गई थी, तो K की वैल्यू की पूर्ण संख्या कब होगी, जब Q का गुणनखंड 7 होगा, ठीक है ना। Q का गुणनखंड 7 होगा, P का गुणनखंड 7 होगा। ये तो गलत बात बोल दिया इन्होंने ना, हमने पहले ही माना था कि इनका कोई वैनिष्ठ गुणनखंडा नहीं है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नहीं 7 P का भी है 7 Q का है, ठीक ना। अर्थात 7 P व Q का उभयनिष्ठ
गुणनखंड है और यह गलत, यह हमारी गलत अभिकल्पना, हमने जो माना था ना पहले ही, अभिकल्पना के कारण आ रहा है, के कारण आ रहा है। अर्थात अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि अर्थात ये जो है ना, यहाँ पे हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था ना, तो सही वाला जब मानेंगे तो क्या मानेंगे कि 7 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, 7 एक अपरिमेय संख्या में ये मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। आपको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आगे बताएं। ठीक है, वीडियो रोक करके जो लिखना होगा लिख लो। अब हम आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से ना कड़ी में 2 और कड़ी में 3 को भी प्रूव कर देना तुम लोग, वो आराम से प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल जो आया हमारा कि दिया गया है ना कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, और उसमें दे रहा है जो हमारा 5वां क्वेश्चन का पहला है कि अपरिमेय प्रूव करना, और दे रहा है कि 1/√2 इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, यही करना है। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मतलब है क्या कि 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ठीक ना, अब उल्टा कर देंगे, इसको पलटते हैं तो वो क्या जाएगा, √2 बराबर q/p। ये क्या आ रहा है, ये एक हमारी परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और किसके बराबर आ रही है, एक परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, जो कि होगा क्या, कभी नहीं ऐसा हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती है। ठीक है ना, अर्थात ये क्यों गलत हो रहा है, ये हमारी एक जो गलत अभिकल्पना है ना, इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि चूंकि यह हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है, ठीक ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये मानेंगे, इस तरह से दिखाएंगे, लिखेंगे कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात ये जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अब अगला प्रूफ करना है, जैसे 7 कड़ी में 5, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक, क्या दे रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि 7 कड़ी में 5, इसको प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसको भी सेम प्रोसेस पे लगाएंगे। क्या मानेंगे कि माना 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, अपरिमेय संख्या मान लिया, मतलब हो क्या जाएगा कि 7 कड़ी में 5 बराबर p/q, और इसको इधर भेज दें तो कड़ी में 5 बराबर क्या आ गया कि p/7q, q इधर है गुणा के रूप में, तो इधर जाके डिवीजन करेगा। अब क्या लिखेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी अगर, तब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ जा रही है, परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, और परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, तो ये हमारी क्या है, एक गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो अब आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और दे रहा है क्या, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो क्या कह रहा है कि कड़ी में 3 - 1 को प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो हम वही काम करेंगे, कड़ी में 3 - 1 को माना कड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या हम मान लिए, और परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू p/q, -1 को इधर भेज देंगे, कड़ी में 3 बराबर p/q + 1, और इस ये
ये क्या हो रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या, और किसके बराबर आ रही है, परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यह हमारी गलत विकल्पना के कारण आ रहा है, अतः करीब 3-1 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने परिमेय माना था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब इसको हम कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला सवाल जो देखेंगे वो क्या दे रहा है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। अब बहुत ही ज़्यादा सवाल नहीं है, क्या दे रहा है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, और इसको बताना है आपको कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या जब प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे देखो हम क्या दे सकते हैं कि मानेंगे इसको कि ये परिमेय संख्या है, माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जैसे लिखेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसके बराबर जब हम p बाई क्यू रूप दर्शाएंगे तो यहाँ पे एक साइड क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेय अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अर्थात ये हमारी गलत अभिकल्पना के कारण हो रहा है, अर्थात कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। उसी तरह से एक दो क्वेश्चन है और एक, जैसे 2 कड़ी में 3, बिल्कुल वही करें, 2 प्लस कड़ी में 3 जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 प्लस कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, इसको भी वही करेंगे, परिमेय मानेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, एक साइड कड़ी में 3 बचेगा, बोलेंगे कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, ये हमारी गलत विकल्पना के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो बस ये एक्सरसाइज समाप्त, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा जय हिंद लिख करके कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ कौन से बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है। बस इतना ही।